हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आज की डेट है 13 अप्रैल 2024 और हम यहाँ पे डेली बेसिस पे डिस्कस करते द हिंदू न्यूज़पेपर्स प्लस वेरियस अदर न्यूज़पेपर्स, गवर्नमेंट वेबसाइट्स और जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में इम्पॉर्टेंट आर्टिकल पब्लिश होते हैं रिलेटेड टू योर प्रीलिम्स। हम यहाँ पे डेली बेसिस पे उसको डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप सबका प्रीलिम्स बस आने ही वाला है, तो आपकी जो तैयारी है एकदम ज़ोर शोर में होनी चाहिए। और जो भी ये आर्टिकल डिस्कस कर रही हूँ ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रीलिम्स 2024 के लिए। तो आप जल्दी से एक तरफा जल्दी स्पीड में इसको देख लेना, जिससे आपको कुछ मैप की लोकेशन, कुछ जानवरों के बारे में एकदम माइंड में बैठ जाए। जैसे ही आप ये चीज़ देखो एग्ज़ाम में और आप इजीली जो लो हैंगिंग फ्रूट की जब हम बात करते हैं ना, तो ये जो यहाँ पे न्यूज़ डिस्कस करेंगे ये एक तरीके से लो हैंगिंग फ्रूट होंगे, यानी कि जल्दी से आपको नंबर दिलवाएंगे। तो बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले आर्टिकल से, जो कि है सेनकाकू आइलैंड से संबंधित। हाल ही में जापान और यूएसए ने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया है, जिसमें उन्होंने चाइना द्वारा सेनकाकू आइलैंड की स्टेटस को एक तरफा बदलने की कोशिश का विरोध किया है। ये आइलैंड के ऊपर जापान और चाइना के बीच में काफ़ी टाइम से चला आ रहा एक डिस्प्यूट है। इसकी लोकेशन इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ पे देखो आप मैप पे, ये चाइना है और ये जापान है। ये जो आप ग्रीन में पोर्शन देख रहे हो डॉटेड लाइंस, ये जापान क्लेम करता है अंडर इट्स EEZ, और ये जो रेड में लाइन देख रहे हो आप डॉटेड, ये चाइना क्लेम करता है अंडर इट्स EEZ। तो ये जो सेनकाकू आइलैंड्स हैं ये दोनों के EEZ के बीच में आते हैं, तो ये डिस्प्यूटेड हैं, यानी कि चाइना कहता है ये हमारे हैं, जापान कहता है ये हमारे हैं, और चाइना ने इधर पे कब्ज़ा कर रखा है। अब आगे बात कर लेते हैं। सेनकाकू आइलैंड्स को चाइनीज़ में DROU, ठीक है, DROU भी कहते हैं। ये आइलैंड्स ईस्ट चाइना सी में हैं और ओकिनावा आइलैंड के वेस्ट में लगभग 410 किलोमीटर दूर हैं। इन आइलैंड्स में सबसे बड़ा आइलैंड जो है वो है ओत्सुरी, ठीक है, यहाँ पे देखो ये है ओत्सुरी आइलैंड। यहाँ ये सेनकाकू आइलैंड्स है, इनमें ये रहा ओत्सुरी आइलैंड। ये सबसे बड़ा आइलैंड है सेनकाकू आइलैंड का। इसका मतलब ये है कि ये जगह स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे है और दोनों कंट्रीज़ जापान और चाइना इस एरिया को अपना बताते हैं। जैसे अगर तुम्हारे घर के पास एक पार्क हो और दो नेबरहुड के लोग क्लेम करें कि वो उनका है, वैसे ही सीन यहाँ पर है। जॉइंट स्टेटमेंट बेसिकली एक वार्निंग होती है कि स्टेटस को बिना अग्रीमेंट के नहीं बदलना चाहिए। तो ये था काफ़ी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। लोकेशन भी इम्पॉर्टेंट है, ये आपका मैप में या फिर डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है हमारा मर्सिनरी स्पाईवेयर से संबंधित। एप्पल ने इंडिया और कुछ और कंट्रीज़ के यूज़र्स को वार्निंग दी है। क्या वार्निंग दी है? कि उन्हें मर्सिनरी स्पाईवेयर अटैक्स का खतरे में रहना पड़ सकता है। ये मर्सिनरी स्पाईवेयर्स वो मेलिशियस सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो बिना यूज़र की नॉलेज या कंसेंट के स्मार्टफोन्स या अदर डिवाइस में घुस सकते हैं और उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। ये जो आपके स्पाईवेयर्स हैं स्पेसिफिकली कुछ पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स को ही टारगेट करते हैं और इनका यूज़ उनकी मूवमेंट, कम्युनिकेशन मॉनिटर करने या फिर प्राइवेट डेटा चुराने के लिए किया जाता है। कुछ फेमस नाम कौन कौन से हैं बताओ? काफ़ी बार UPSC ने पूछ भी रखा है। पेगासस, फिनस्पाई, गैलीलियो। स्पाईवेयर एक्चुअली होता क्या है, इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? स्पाईवेयर बेसिकली एक तरीके का मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटिंग डिवाइस पे बिना एंड यूज़र की जानकारी के इंस्टॉल हो जाता है
और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को मॉनिटर या फिर चुरा लेता है या स्टील कर लेता है। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। सोचो तुम्हारे फ़ोन में अगर कोई छुपके से एक ऐप इंस्टॉल कर दे जो तुम्हारी सारी चैट्स, सारी फ़ोटोज़ और बैंक की जितनी भी डिटेल्स हैं उनको किसी और को भेज रहा हो। बस यही काम करता है स्पाईवेयर, लेकिन ये स्पेसिफिकली डिज़ाइंड होता है और कुछ ही लोगों को टारगेट करता है। एप्पल की वार्निंग बेसिकली यूज़र्स को अलर्ट करना है कि वो केयरफुल रहें और अपने प्राइवेसी को सीरियसली लें। तो ये था हमारा आर्टिकल रिलेटेड टू स्पाईवेयर। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा S&T प्रिज्म से संबंधित। जवाहरलाल नेहरू एल्यूमिनियम रिसर्च डेवलपमेंट एंड डिज़ाइन सेंटर, ये नागपुर में है। इसने S&T प्रिज्म प्रोग्राम के लिए नए प्रपोजल्स मंगवाए हैं। ये प्रोग्राम स्टार्टअप्स और MSME को सपोर्ट करता है जो माइनिंग, मिनरल प्रोसेसिंग, मेटलर्जी और रिसाइकलिंग सेक्टर्स में काम करते हैं। यहाँ देखो, 1 मिनट स्लाइड चेंज कर लेती हूँ। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो, ये जो है ना मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर आता है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि रिसर्च, डिज़ाइन, डेवलपमेंट और IPR क्रिएशन, पायलट प्रोजेक्ट्स और मैन्युफैक्चरिंग के इकोसिस्टम को प्रमोट किया जाए इन स्पेसिफिक सेक्टर्स में। इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है JNARDDC, जो हमने स्टार्टिंग में देखी थी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर एक ऑटोनॉमस बॉडी है। मतलब ये कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते हैं, बट गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट है। प्रोग्राम्स में 2 मेन कंपोनेंट्स हैं। क्या? स्टार्टअप्स को फंड प्रोवाइड करना, जिसमें ग्रांट ₹2 करोड़ तक मिल सकती है। सेकंड, इंक्यूबेशन सेंटर्स सेटअप करने के लिए फंडिंग, जिसमें ग्रांट ₹10 करोड़ तक मिल सकती है। मान लो तुम कोई नई टेक्नोलॉजी या प्रोसेस डेवलप करना चाहते हो जो माइनिंग इंडस्ट्री को बेनिफिट करे, तो ये प्रोग्राम तुम्हें फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है। जैसे अगर तुमको अपना स्टार्टअप शुरू करना है और पैसों की ज़रूरत है टू डेवलप योर ओन आइडियाज़, ये ग्रांट्स तुम्हारे लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो ये काम ही S&T प्रिज्म प्रोग्राम करेगा। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा बाओबाब ट्री से संबंधित। एक इनिशिएटिव लिया गया है बाओबाब ट्री को बचाने के लिए। किसके द्वारा? ग्लोबल सोसाइटी फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ बाओबाब्स एंड मैंग्रोव्स। इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? रिवाइटलाइजेशन ऑफ एफर्ट्स, यानी कि ये जो बाओबाब ट्रीज़ हैं इनको बचाने के लिए ये एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। सिग्निफिकेंस क्या है? जिससे ये जो ट्रीज़ हैं इनकी हेल्थ और इनकी लंबे चलने वाली जो क्वालिटी है उसको मेंटेन किया जा सके। अब ये बाओबाब ट्री होते क्या हैं? ये डेसिडुअस ट्रीज़ हैं जो छोटे यानी कि स्मॉल टू लार्ज होते हैं, जिनकी हाइट है जो 20 to 100 फीट टॉल होती है। इसका फीचर्स क्या क्या हैं? इसकी जो ट्रंक्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा चौड़ी होती हैं और जो ऊपर का एरिया है वो ज़्यादा फैला नहीं होता है, कॉम्पैक्ट होता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? अपसाइड डाउन ट्री बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रांचेस है ना काफ़ी कम है। बहुत सारे जो ट्रीज़ होते हैं जो सूखे में पैदा होते हैं, तो वो उनकी रूट्स जो है ना ज़्यादा फैली हुई नहीं होती, वो कॉम्पैक्ट होती। तो ऐसे ही ये ट्री दर्शाता है कि जैसे ये रूट्स हैं ना ये ज़्यादा फैले नहीं हैं, तो इसीलिए अपसाइड डाउन इसका नाम रखा गया है। ये जोग्राफिकल अगर स्प्रेड की बात कर ले तो अफ्रीका में पाया जाता है, यानी कि नेटिव है वहाँ का, मैडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, और लोकली कहाँ का फाउंड होता है? मांडू, मध्य प्रदेश, इंडिया में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। और ये जो ट्री है ना ये काफ़ी ज़्यादा पानी स्टोर करता है अपने अंदर।
तो इस ट्री के यूजेस क्या क्या हैं? इसके रोप्स और कपड़े बनाए जाते हैं, बहुत सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के जो स्ट्रिंग्स हैं, तार है, उसको बनाया जाता है। ये सिर्फ हमारे इकोलॉजी के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट इसका अलग ही कल्चरल वैल्यूज़ है, यानी कि ये जिस एरिया में उगते हैं वहाँ के लोग इसकी पूजा करते हैं। यहाँ देखो, ट्री ऑफ लाइफ भी इसको माना जाता है और इनकी जो उम्र है वो काफ़ी लंबी है, 1000 साल ये रह सकते हैं। और इनके अंदर जो पानी है 1,20,000 लीटर ये स्टोर कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट ट्री है, पता होना चाहिए। कहाँ उगता है? इंडिया में उगता है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है यूरेशियन ओटर से संबंधित। ये जो ओटर है ना, इनकी पहली बारी रेडियो टैगिंग हुई है। ठीक है, रेडियो टैगिंग ऐसे मान लीजिए कि कुछ टैग गले पे ऐसे बांध देते हैं और जिससे जहाँ वो जा रहे हैं वो पता लगा सके, है ना, उनके मूवमेंट्स, उनकी हैबिट्स के बारे में थोड़ा सा और जान पाएँ। कहाँ पे हुआ है? सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश। ये मैंने जानबूझ के मैप लगाया है जिससे आपको इस इम्पॉर्टेंट टाइगर रिजर्व की लोकेशन अच्छे से समझ आ सके। ये मध्य प्रदेश का मैप है और यहाँ पे नर्मदापुरम है, बस इधर ही पे अगर आप करोगे तो क्या है? सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है। अब थोड़ा सा इस यूरेशियन ऑटर के बारे में जान लेते हैं। इसके और कौन कौन से स्पीशीज़ है? स्मूथ कोटेड ऑटर, एशियन स्मॉल क्लॉड ऑटर। अब इसके कंजर्वेशन स्टेटस की बात जान लेते हैं। IUCN में नियर थ्रेटेंड है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ये शेड्यूल 1 में आता है, साइट्स में भी ये अपेंडिक्स 1 में आता है। और ग्लोबली अगर हम बात करें यूरोप, एशिया और अफ्रीका में पाया जाता है। इंडिया में नॉर्दर्न, नॉर्थ ईस्टर्न एंड सदर्न रीजन में ये पाया जाता है। अगर इसके अपीयरेंस की बात करें तो ये ब्राउन फर इसके ऑल ओवर बॉडी होता है और इसके जो पैर हैं, ये देखो, इसके जो पैर हैं ना, ये वेब्ड होते हैं जिससे स्विम करने में इनको आसानी हो। और इनमें एक यूनिक क्वालिटी होती है, जब ये पानी में तैरते हैं ना तो ये अपने जो कान हैं इनको बंद कर लेते हैं और अपनी नाक को भी ये बंद कर लेते हैं, जिससे ये आसानी से पानी में रह सकें। तो ये थे हमारे आज के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स, ये था हमारा डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, मैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, प्लीज़ शेयर करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। प्लस मैं जितने भी ये PPT से पढ़ा रही हूँ उनकी PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल देती हूँ, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेंशन है। थैंक यू वेरी मच।